हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात की थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रॉजर जॉन मेंडल है इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उन्होंने अपना सारा काम जो था वो मटर के पौधे पे यानी कि पी प्लांट पाइसम सटाइवम पे किया था, जिसके लिए उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। इन ट्रेट्स को जो कंट्रोल करते हैं उन्हें हम जीन्स बोलते हैं। मेंडल के टाइम तक इसको जीन्स की बजाय फैक्टर्स नाम दिया गया था। तो आप ये कह सकते हो कि एक ही जीन में दो पेयर के अंदर जो पाए जाते हैं 2 एलील्स, यानी कि एक जीन के अंदर 2 एलील्स होते हैं जो 2 ऑपोजिट ट्रेट्स को कोड करते हैं। तो यहाँ पर जो मेंडल ने 7 ट्रेट्स लिए थे उसमें उसने हाइट, स्टेम कलर, सीड कलर, शेप, पॉड शेप, वो सब चीज़ें ली थी जो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा वहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर का जिक्र किया था। पुन्नेट स्क्वायर क्या था कि एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, उन्होंने जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं एक क्रॉस में, उनकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफिकल तरीका बताया था। यहाँ पे जो गैमीट्स होते हैं उन्हें हम साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन गैमीट्स को क्रॉस करवा के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको इस स्क्वायर के अंदर दिखाया गया था, और फिर इस स्क्वायर के अकॉर्डिंगली हम उनकी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिनोटाइप में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का जो ऑब्जर्वेबल करैक्टर है, जिसको आप इजीली देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो उसका फिनोटाइप होता है। जैसे कि आपके पास कोई प्लांट है, आप उसको देख के बता सकते हो कि वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, बट जो जीनोटाइपिक रेशो है वो उसका जेनेटिक मेकअप है, तो उसको आप सिर्फ देख के पता नहीं लगा सकते। तो जीनोटाइपिक रेशो जो हमें मिलती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दैट इज 1:2:1, बट जो फिनोटाइपिक रेशो मिलती है दैट इज 3:1। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो हमने यहाँ पर पेरेंट्स लिए थे, पेरेंट्स में जो टॉल वाला था उसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था, और जो ड्वार्फ था उसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया था। तो सपोज जो मेल है वो टॉल था और जो फीमेल है वो ड्वार्फ थी, तो उससे जो गैमीट्स बनने के बाद जो F1 जनरेशन बनी थी उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यानी कि हेट्रोजाइगोट आया था। फिर इन्हीं F1 प्लांट्स की जब सेल्फ पोलिनेशन कराई गई थी तो वहां पर यह देखा गया था कि हमें टोटल 4 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, क्योंकि 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है। तो 4 कॉम्बिनेशंस में हमने ये देखा था कि 3 कॉम्बिनेशंस जो हैं उसमें चाहे हेट्रोजाइगोट हो चाहे होमोजाइगोट हो, बट जो टॉल करैक्टर है वही अपने आप को डोमिनेट करेगा। तो इसलिए 3 टाइम्स हमें टॉल वाले ही प्लांट्स मिलेंगे और सिर्फ एक प्लांट है जो हमें ड्वार्फ मिलेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर 100% एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें 75% प्लांट्स हमारे टॉल बनेंगे और 25% प्लांट्स जो है हमारे ड्वार्फ बनेंगे। और जनरली बायोलॉजी की लैंग्वेज में जो मेल है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फीमेल है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इससे पहले, मेंडल के आने से पहले जो बायोलॉजी थी उसको सिर्फ एक लाइफ साइंस माना जाता था। ऐसा समझा जाता था कि हम उसके अंदर मैथमेटिक्स को यूज नहीं कर सकते, लेकिन पुन्नेट स्क्वायर और बाकी चीज़ों से हमें ये पता लगा कि हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस को भी बायोलॉजी की फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये टी और टी यानी कि कैपिटल टी जो कि होमोजाइगोट है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हेट्रोजाइगोट है, एंड स्मॉल टी जो कि होमोजाइगोट है। तो इनकी ये जो रेशो है हम इसको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax + by का होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम बाइनोमियल थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जिन गैमीट्स में टी या टी जीन्स होगी, यानी कि टोटली या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, मतलब अगर वो होमोजाइगोट है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ या हाफ से कम रहती है, और अगर वो हेट्रोजाइगोट है तो हाफ उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो इस तरीके से अगर आप इस एक्सप्रेशन को लगा के इसको डिनोट करो तो आपको ये आएगा। बाकी सिंपल सी बात ये है कि आपको इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने आपको ये समझाया है कि हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को यहाँ पर यूज कर चुके हैं, तो इसलिए ये जो लॉ है ये 100% ऑथेंटिकेट है, मतलब कि इस लॉ को हर तरीके से एविडेंस मिल चुका है। उसके बाद हमने बात करी थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, वो मैं आपको बता चुकी हूँ
कि किसी भी जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं जो उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी कि दो अपोजिट ट्रेट्स के लिए कोड करते हैं। इसमें से एक ट्रेट अपने आप को डोमिनेंट करता है और एक ट्रेट अपने आप को रिसेसिव दिखाता है। डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो सामने है या नहीं है। बट रिसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब डोमिनेंट ट्रेट सामने मौजूद ना हो। उसके बाद आज जो हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज टेस्ट क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली आपका प्री बोर्ड, मंथली टेस्ट, टर्मिनल्स और बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, बट आपको छोटी सी जो बात याद रखनी है वो ये है कि ये क्रॉस किस लिए हो रहा है, मीन्स इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस किस के बीच में होता है और इसका क्या एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम ये क्रॉस करते क्यों हैं, हम इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फिनोटाइप और जीनोटाइप देखते हैं, तो फिनोटाइप देख के आपको पता लग जाता है कि ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट ड्वार्फ है। लेकिन क्या आप देखकर ये पता लगा सकते हो कि उस प्लांट का जीनोटाइप क्या है? नहीं, आप जस्ट देखकर जो है उसका जीनोटाइप पता नहीं लगा सकते। तो टेस्ट क्रॉस जो है इसीलिए दिया गया था ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो हमारा प्लांट हमें मिला है, जो हमें रिजल्ट मिला है, उसका जीनोटाइप क्या है। मतलब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि क्रॉस के बाद जो प्रोजेनी बनी है यानी कि जो बच्चा बना है उसका जीनोटाइप क्या था, वो हेट्रोजाइगोट था या होमोजाइगोट था। इसके लिए बेसिकली टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछता है कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है, तो यहाँ आप नेक्स्ट पेज पर एक डायग्राम देख सकते हो फिगर 5.5 में। यहाँ से आपको उसकी डेफिनेशन मिल सकती है। तो आप ये कह सकते हो टेस्ट क्रॉस करवाने के लिए हम क्या करते हैं। टेस्ट क्रॉस में जैसे आप यहाँ सेंटर में देख रहे हो, हमारे पास एक प्लांट था, उस प्लांट के अंदर आधे फ्लावर वायलेट थे, आधे फ्लावर वाइट थे। ठीक है, हमें ये नहीं पता, हमें ये चीज तो हमें पता है कि जो उसका पर्पल कलर है या वायलेट कलर है वो यहाँ पे डोमिनेंट है और जो व्हाइट कलर है वो यहाँ पे उसका रिसेसिव कैरेक्टर है। लेकिन आपने एक रैंडमली एक पर्पल फूल जो है उठा लिया। अब आपको ये नहीं पता कि ये फूल जो मैंने उठाया है इसका जीनोटाइप क्या है, मीन्स इसके अंदर दोनों W कैपिटल हैं या एक W कैपिटल और एक W स्मॉल है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम इसका मतलब जो जीनोटाइप है उसको W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये होमोजाइगोट होगा, डोमिनेंट होगा, तो दोनों W कैपिटल होंगे। लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगोट है तो एक कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा। यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से इसका जीनोटाइप क्या है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तो अब मैं दोबारा से फर्स्ट पेज पे आ रही हूँ। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन मार्क कर सकते हो। इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस an organism showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent। इसका मतलब क्या है कि जो आपको F1 जनरेशन में प्लांट मिला है जिसके अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन आपको उसका जीनोटाइप नहीं पता, उसकी हम क्रॉसिंग करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ और फिर उस क्रॉस को हम नाम देंगे टेस्ट क्रॉस, ताकि हम उस ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम टेस्ट ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, उसका जीनोटाइप पता लगा सके। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने क्या लिखना है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन डोमिनेंट फिनोटाइप, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जीनोटाइप इज टू बी डिटरमिन्ड विद द रिसेसिव पेरेंट। यानी कि F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट फिनोटाइप मिला था उसका जीनोटाइप क्या है। तो आई होप यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। अब ये किस तरीके से काम करता है उसके लिए आपको ये डायग्राम समझना जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी F1 जनरेशन है हमने उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हम यहाँ पर दो जगह पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों प्रोबेबिलिटी लेकर चल रहे हैं। दोनों जगह हमने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट ले लिया, यानी कि व्हाइट कलर का फूल ले लिया। अब क्योंकि रिसेसिव था तो दोनों जगह हमने स्मॉल w दिखा दिया, क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव था।
अब ये जो बीच वाला फ्लावर है जो वायलेट कलर है, ये हमें F1 जनरेशन में मिला है और ये वायलेट है, तो इट मीन्स इसने अपने अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाया है। लेकिन इसका जीनोटाइप कैपिटल W है या कैपिटल W स्मॉल w है, वो हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले प्लांट का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करके देखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों संभावना हो सकती हैं, तो इसलिए हम 2 बार क्रॉस करके देखेंगे। एक बार हम ये सपोज कर रहे हैं कि दोनों W कैपिटल है और एक बार हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक W कैपिटल है, एक W स्मॉल है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट है उसने तो दोनों W स्मॉल बनाए हैं और इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों W स्मॉल है। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो दोनों W कैपिटल और यहाँ पर एक W कैपिटल एक W स्मॉल है। तो यहाँ पर जो 4 कॉम्बिनेशन बने, उन चारों कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि कैपिटल W स्मॉल W कैपिटल W स्मॉल W, मतलब चारों केस में हमें वायलेट फ्लावर मिले और चारों का जीनोटाइप सेम था। ठीक है, तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि जो हमारा फ्लावर था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, मतलब उसके अंदर होमोजाइगस करैक्टर ही आया था। और दूसरे वाले में आप देखोगे तो हमें 50% रेशो मिलेगी, 50% प्लांट हमारे वायलेट थे और 50% प्लांट हमारे वाइट थे। तो यहाँ से हमने ये माना कि जो हमारा अननोन फ्लावर था वो हेट्रोजाइगस था। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस करके आप ये पता लगा सकते हो कि F1 जनरेशन वाला आपका जो प्लांट था वो हेट्रोजाइगस था या होमोजाइगस था। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मेंडल ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने सिर्फ 2 ही लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी बात हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर जो करैक्टर्स हैं उन्हें फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स जिनको हम जीन्स बोलते हैं, ये जीन्स पेयर में पाए जाते हैं, उन पेयर्स को हम एलील्स बोलते हैं। इसमें एक मेंबर डोमिनेट करता है और एक मेंबर रिसेसिव होता है। और अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमें फिनोटाइप मिलेगा वो 3:1 का मिलेगा। उसके बाद आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना। इसका मतलब ये है कि जो 2 एलील्स थे डोमिनेंट और रिसेसिव, उन्होंने कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करी, मतलब उन्होंने आपस में मिक्स करके कोई नई चीज नहीं बनाई। F2 जनरेशन में वो हमें एज इट इज मिल गए, मतलब उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया। हर बार आपको वही मिला जो आपने डाला था, मतलब आपने टोल और ड्वार्फ डाला तो आपको टोल और ड्वार्फ ही मिला, कोई नई चीज नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स थे वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए, पेयर के जो 2 एलील्स थे, ताकि गैमीट के अंदर सिर्फ दोनों फैक्टर में से कोई एक ही फैक्टर जाएगा और उसी के आधार पर आपको दोनों कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे। अब इसके बाद आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सारी चीजें क्यों आई? अब आपको पता होगा कि जब भी कोई इंसान कुछ नई खोज करता है तो उसके जो राइवल्स हैं, यानी कि उसके जो दुश्मन है या जो उसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं, वो भी वहां खड़े हो जाते हैं। अब मेंडल ने तो एक सिंपल सी बात कह दी कि अगर आप 2 चीजों के बीच में क्रॉस करवा रहे हो तो हर बार आपको वही 2 चीजें मिलेंगी 3:1 के अनुपात में। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर बार एक करैक्टर डोमिनेंट और एक करैक्टर रिसेसिव हो, कई बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि जिनको आपने पेरेंट्स लिया है हर बार आपको वही करैक्टर मिले। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो दोनों करैक्टर आपस में मिक्स होकर ब्लेंड होकर कुछ नया बना दे। इसके लिए एग्जाम्पल लिया गया एक डॉग फ्लावर का, जिसको स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, जो ये डॉग फ्लावर है इसके अंदर 2 तरह के फ्लावर बनते हैं, एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का। तो रेड कलर यहाँ पे डोमिनेंट है और व्हाइट कलर यहाँ पे रिसेसिव है, इसलिए रेड वाले को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया और व्हाइट वाले को स्मॉल आर से। तो वैसे तो देखा जाए अगर हम मेंडल के हिसाब से चले तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, तो वो सारे प्लांट जो है लाल होने चाहिए थे, क्योंकि रेड जो है वो डोमिनेंट करैक्टर था। बट यहाँ पर एक नई चीज देखी गई कि F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले वो पिंक थे, यानी कि रेड और व्हाइट होने की बजाय उन दोनों को मिक्स करके एक नया करैक्टर बना जो कि पिंक था। फिर उसके बाद उसी की जब सेल्फ क्रॉसिंग कराई गई तो वहां पर भी अगेन 4 कॉम्बिनेशंस बने
उसमें 2 तो ओरिजिनल थे, जैसा पहले था कि एक रेड था एक वाइट था, बट 2 प्लांट्स अभी ऐसे मिले जो उनकी ब्लेंडिंग करके बने, यानी कि 2 प्लांट पिंक बने, एक रेड बना और एक वाइट बना। तो यहाँ पर देखा गया कि जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो थी वो 1:2:1 आई, क्योंकि फिनोटाइप भी तीनों का अलग अलग था और जीनोटाइप भी अलग अलग था। तो यहाँ से पता लगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक एलील डोमिनेंट हो और एक एलील रिसेसिव हो। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों एलील आपस में मिक्स होकर कुछ नया भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं हेट्रोजाइगोट की, तो हो सकता है कि कई बार हेट्रोजाइगोट बनाते समय उन्होंने आपस में कुछ ऐसे चेंजेस कर लिए हो जिनसे उनके अंदर की इन्फॉर्मेशन बदल गई हो और उन्होंने कुछ नया बना दिया। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे एक जीन है वो कोई एंजाइम बनाती है। अब आपको पता है एक ही जीन की 2 कॉपीज हो सकती है, यानी कि एक जीन के 2 एलील्स हो सकते हैं। तो मान लो कि अगर वो एलील नॉर्मल है तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा और उस एंजाइम से जो एस सबस्ट्रेट है वो आसानी से चेंज हो जाएगा। आपको 11th में याद होगा, हमने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा था। एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट पे काम करता है और सबस्ट्रेट पे काम करके वो कुछ नई चीज प्रोड्यूस करता है। तो हर एक एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर जीन का एलील नॉर्मल है तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा और वो अपने नॉर्मल सबस्ट्रेट पे काम करेगा। लेकिन अगर वो एलील बदल जाए, चेंज हो जाए किसी भी तरह से, तो वो क्या कर सकता है, या तो हो सकता है कि वो नॉर्मल एंजाइम बनाए, हो सकता है वो एंजाइम तो बनाए पर वो एंजाइम काम ना करे, या ये भी हो सकता है वो एंजाइम बनाए ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो पहले केस में अगर वो एंजाइम बदल गया है और बदल के अगर वो वैसा ही एंजाइम बना रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं लगेगा, वो अनमॉडिफाइड एलील जैसा ही है। लेकिन अगर वो कोई एंजाइम नहीं बना रहा, ये एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, तो इसका मतलब वहां पर उसका जो काम है वो खराब हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कई बार जो रिसेसिव ट्रेट है वो इसलिए भी दिखता है क्योंकि आपका एंजाइम काम करना बंद कर देता है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस ही चले, कई बार म्यूटेशन होने की वजह से या कुछ और चेंज होने की वजह से भी गड़बड़ हो सकती है। इसी तरीके से एक और सिचुएशन आई को डोमिनेंस। इसने भी डोमिनेंस वाले लॉ को चुनौती दी, मतलब उसको अपोज किया। अब को डोमिनेंस क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर है, सपोज कोई काऊ है, अगर मान लो उसमें जो मेल काऊ है वो वाइट है और जो बुल है और जो फीमेल है जो काऊ है मान लो वो ब्राउन है, तो कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि उनको दोनों को ब्रीड करवा के जो F1 जनरेशन मिलता है उसके अंदर ब्राउन और वाइट दोनों कलर मौजूद हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ जगह से वो ब्राउन हो, कुछ कुछ जगह से वो वाइट हो, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। कि वहां पर ऐसा भी नहीं हुआ कि एक ही ट्रेट ने अपने आप को हमेशा दिखाया और ऐसा भी नहीं हुआ कि दोनों ने मिक्स करके कोई नया कलर बनाया। कोडोमिनेंस मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। और इसका एक और जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है ब्लड ग्रुप। हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको पता है हमारे अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ और ए बी। तो क्या होता है कि जब पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हैं या सेम है, तो जब उनकी आपस में क्रॉसिंग होगी तो जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें क्या होगा, उसका एक ही ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब वो ब्लड ग्रुप ये भी हो सकता है कि उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हो, यानी कि वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गई हो, या ये भी हो सकता है कि वो डोमिनेंस से बना हो, मतलब एक जो करेक्टर वो बिल्कुल खत्म हो गया और एक का करेक्टर जो है डोमिनेंट रहा हो, या ये भी हो सकता है कि को डोमिनेंस हो गया, दोनों का ही करेक्टर दिख गया हो। तो ब्लड ग्रुप के अंदर हम ये तीनों सिचुएशन देख सकते हैं। अब वो कैसे, हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको हम ABO ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो क्या होता है, हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होती है जिसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे शुगर पॉलीमर्स होते हैं। अगर वो शुगर पॉलीमर्स हैं तो इसका मतलब उसमें जीन I प्रेजेंट है। अब ये जो जीन I है इसके 3 रूप हैं, एक है I⁴A, एक है I⁴B और एक है स्मॉल I। तो यानी कि एक ही जीन है पर उसकी 3 कॉपीज हैं।
अब यहाँ पर जो आई ए और आई बी वाले एलील है ये दोनों डोमिनेंट है, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई सा भी स्मॉल आई के सामने मौजूद रहेगा तो वो उसको अपने प्रभाव को दिखाएगा, स्मॉल आई को रिप्रेजेंट नहीं होने देगा। लेकिन अगर ये दोनों ही पाए जाएंगे तो ये दोनों को डोमिनेंस दिखाएंगे, यानी कि दोनों की दिखने की संभावना 50-50% है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सपोज करो अगर पेरेंट्स में से एक का ब्लड ग्रुप आई ए है और एक का ब्लड ग्रुप स्मॉल आई है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा आई ए। इसी तरीके से अगर एक का आई बी है और एक का स्मॉल आई है तो बच्चे का बनेगा आई बी। लेकिन अगर एक का आई और एक का आई बी है तो बच्चे के अंदर दोनों आएंगे, यानी कि आई ए आई बी, तो उसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस। और अगर दोनों ही स्मॉल आई है तो वहां पर स्मॉल आई रिप्रेजेंट होगा, यानी कि रिसेसिव ट्रेट दिखेगा और ओ बनेगा। तो यहाँ पर आप टेबल देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे 3 एलील्स हैं तो ये 6 कॉम्बिनेशन यानी कि 6 तरीके से फिनोटाइप दे सकते हैं। तो इन 6 फिनोटाइप से हमें टोटल 6 जीनोटाइप्स दे रहे हैं और 6 जीनोटाइप से हमें 4 फिनोटाइप्स मिल सकते हैं। तो जैसे पहला पेरेंट है उसका एलील है आई ए, अगर दूसरे पेरेंट का भी आई ए है तो आई ए मिलकर ए ही बनाएगा। अगर एक का आई ए है एक का आई बी है तो आई ए बी दोनों बनाएंगे ए बी, यानी कि कोडोमिनेंस दिखेगा। अगर एक आई ए और एक आई है मतलब ये हेट्रोजाइगस है लेकिन ए डोमिनेंट है तो ए ही बनाएगा। ऐसी आई ए है तो भी ए बी बनेगा, यानी कि कोडोमिनेंस है। और अगर एक बी और एक बी यानी कि होमोजाइगस है तो भी बी बनेगा। अगर एक बी और एक स्मॉल आई है तो भी बी बनेगा। और दोनों आई हैं रिसेसिव है तो यहाँ पे ओ बनेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, रिसेसिव वाले ने अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस किया जब वो होमोजाइगस था, लेकिन डोमिनेंट वाला चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो या चाहे होमोजाइगस दोनों टाइम अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और एक केस हमने यहाँ पर देखा कोडोमिनेंस का कि अगर ए और बी दोनों मौजूद हैं तो वो दोनों ट्रेट ही आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलील्स को भी शो करता है। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि एक जीन के लिए सिर्फ 2 ही एलील्स होते हैं, बट यहाँ पर हमने देखा कि एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील्स भी हो सकते हैं, 3 एलील्स भी हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। और मल्टीपल एलील्स को हम तभी स्टडी कर सकते हैं जब आप पॉपुलेशन की बात करो, क्योंकि एक पर्सन में तो 2 ही एलील्स होंगे। जब आप पूरी पॉपुलेशन को देखोगे तब आपको पता लगेगा कि अलग अलग एलील्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीन से एक से ज्यादा इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर स्टार्च बनाने के लिए एक जीन होती है जिसके 2 एलील्स होते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर दोनों भी कैपिटल है यानी कि वो होमोजाइगस है तो वहां पर जो स्टार्च ग्रेन्स है वो बड़े साइज की बनेंगी। लेकिन अगर दोनों भी स्मॉल है यानी कि होमोजाइगस है तो वहां पर जो स्टार्च ग्रेन्स है वो छोटे साइज की बनेगी। अब क्या होता है, मैच्योर होने के बाद जो कैपिटल बी वाली सीड्स हैं उनकी शेप तो हो जाएगी राउंड, और जो स्मॉल बी वाली सीड्स हैं उनकी शेप हो जाएगी रिंकल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हेट्रोजाइगोट्स है चाहे मतलब वो कैपिटल बी हो या कैपिटल बी स्मॉल बी है, उसने राउंड सीड्स भी बनाई। और अगर दोनों बी कैपिटल है तो उसने बनाई है यहाँ पर राउंड सीड्स। लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो स्टार्च ग्रेन्स का साइज जो है वो इंटरमीडिएट है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही जीन है पर उसने 2 इफेक्ट प्रोड्यूस किए। मतलब उस जीन की वजह से हमने ये भी देखा कि स्टार्च ग्रेन का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, और हमने ये भी देखा कि सीड्स का साइज गोल होगा या रिंकल्ड होगा। मतलब एक ही जीन थी लेकिन उसने 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस ही कामयाब हो। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस ना होकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस भी हो सकता है।